आईनी बेंच के बाद एक आईनी अदालत भी बनने जा रही है और कुछ और तरमीमात भी आ रही हैं। हालांकि वो क्या कहते हैं, देखिए इससे फर्क तो पड़ता नहीं आईनी कोई। अदालत के हवाले से कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें आईनी बेंच ने अपना काम तो शुरू कर दिया है। 14 तारीख को उसकी समाअत होगी। 6 रुकनी बेंच जो है वो काम करेगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में। उसमें एक रुकन जो है वो मिसिंग इसलिए हैं कि वो 14 और 15 को अवेलेबल नहीं है, जस्टिस आयशा मलिक। बाकी जो है वो होंगे, लेकिन केस कौन सा सुनेंगे ये अभी तक नहीं बताया गया। रजिस्ट्रार ने एक कॉज लिस्ट जारी की है जिसमें केस नहीं बताया गया, लेकिन जो ज़राए कह रहे हैं, हुकूमती ज़राए, वो ये सोच रहे हैं और ये गौर किया जा रहा है कि आईनी बेंच से काम नहीं बनेगा, क्योंकि आईनी बेंच में अगर कोई केस आएगा तो उसके बाद अगर कोई अपील आ जाती है तो अपील कौन सुनेगा, क्योंकि वो जज साहबान जो पहले है, तो ये तय करे ना कि आईनी इशू कौन सा है, ये कौन तय करेगा कि आईनी इशू है, ये आईनी बेंच ये भी बहुत बड़ा सुकम है, क्योंकि आपने देखा कि 12 जुलाई का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का, उसमें 13 रुकनी बेंच ने वो फैसला, वो केस सुना हुआ है, उस पर रिव्यू आया हुआ है। क्या वो रिव्यू जो है वो आईनी बेंच सुनेगा? क्योंकि आईनी बेंच वो रिव्यू इसलिए नहीं सुन सकता कि रिव्यू जो होता है नजरसानी में वही उतने ही रुकनी बेंच जो है वो सुनता है। अगर उसमें से कोई जज साहब रिटायर हो गए हों, जिस तरह काजी फाइज से रिटायर हो गए हैं, तो उनकी जगह पे जो है चीफ जस्टिस आ जाएंगे, तो वो कौन सुनेगा? तो ये सबसे बड़े सुकम है इसमें। और हुकूमत ये सोच रही है कि एक तो इसमें हमें पूरी तरह कवर नहीं है, दूसरा इसमें जो है वो अपील के इश्यूज हैं, तीसरा उस कौन सा जो केस है वो कौन सुनेगा, ये इश्यूज आएंगे। इसलिए एक आईनी अदालत ही बनाई जाए। और वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते थे ना कि आईनी अदालत बनकर ही रहेगी, तो वो अब सोचा ये जा रहा है कि वो बनकर ही रहे। और इस हवाले से दिसंबर में या जनवरी में 27वीं आईनी तरमीम जो है वो सामने आएगी। क्योंकि तो फिर कोई नई आईनी तरमीम आएगी तो आईनी अदालत बनेगी ना, या इसी यानी 26वीं। जी कैसर 27वीं आईनी तरमीम का वही शोर है जो उठ रहा है, तो वो 27वीं आईनी तरमीम आ जाएगी। और उसमें बहुत सी और चीजें। एक बात तो समझाएं, ये क्या कौन सा काम है जो सरकार नहीं कर पा रही, जो अगली आईनी तरमीम कर देगी? अब आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, ये बिजनेस रिकॉर्डर की खबर है कि जनाब, मुझे अभी फेंकी हमारी टीम ने, कि वो कह रहे हैं जी कि अगले जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो काजी फायज ईसा साहब होंगे। वेरी वेलकम, हम तो कम हैं, हमें तो जाती तौर पर कोई एतराज नहीं है, ना आपने इलेक्शन लड़ना है ना मैंने लड़ना है। जी मियाँ साहब, तो वो कौन से देखें, वो एलिजिबल तो है ना, वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनको इससे पहले 2 मिसालें कायम हैं, सरदार रजा खान, जस्टिस सरदार रजा खान और चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, वो जो है ना वो रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो काजी फायज ईसा को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जा सकता है, इस हवाले से गौर भी हो रहा है। मेरा एक सवाल है, आप बड़े दानिशमंद आदमी हैं, मेरा एक सवाल है कि जितनी तंदही से, इखलास से और दयानत से जो पिछले हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने काम किया था, मैं समझता हूँ उससे बढ़ के काजी फायज ईसा साहब कर पाएंगे, मेरी राय में। क्या समझते हैं? लेकिन काजी फायज ईसा साहब का बहुत बड़ा तजर्बा है, और अभी जो उनका तजर्बा हुआ है ना इस पीडीएम की हुकूमत में, और ये जब रिटायर हुए हैं उससे पहले की हुकूमत में, ये तजर्बा जो है वो ये बड़ा कारगर है। इसलिए उनको हर तमाम किस्म के तजर्बात जो हैं वो उनके सामने, उनमें से वो खुद गुजरे हैं। उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, इलेक्शन उनकी मौजूदगी में हुए हैं 8 फरवरी के, तो उनको उससे बड़ा तजर्बा क्या हो सकता है? तो काजी फायज ईसा साहब जो है वो गवर्नमेंट जो है, अगर चीफ देखें मियाँ साहब, एक बात तो माने ना कि काजी फायज ईसा साहब हर बड़े तारीखी इंसान की तरह इंतहाई मुतनाज़ इंसान हैं। ये तो यानी हर आदमी तारीख का बड़ा आदमी मुतनाज़ ही होता है, और ये कुछ ज़्यादा ही हैं। वाई कांट वी हैव समबॉडी कि जिस पर किसी को एतराज़ ना हो और कहानी चलती रहे? और वैसे भी आपकी कहानी को रोकने वाला यहाँ कौन है मियाँ साहब? भाई साहब देखें, मुझे तो इमरान खान जो है वो फिलहाल बानी पीटीआई बाहर आता हुआ नज़र नहीं आता। 3 साल वो अंदर जेल के अंदर ही मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि मुझे उनकी रिहाई जो है वो नज़र नहीं आती, मुझे भी नज़र नहीं आती, क्योंकि काजी फायज ईसा जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कंसीडर हो रहे हैं, गौर किया जा रहा है। बानी पीटीआई ये टाइम कितना रह गया? 2 या 3 महीने रह गए हैं राजा सिकंदर साहब के, 2-3 महीने रह गए हैं। जी 25 जनवरी 2025 को उन्होंने रिटायर होना है काजी साहब, और उसके बाद जो है वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपना चार्ज संभालना है। और उस हवाले से मियां साहब, ये तो अब हम किसी कानूनदान से पूछेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है वो तो तमाम पार्टीज की एक कंसेंसस होता है, और पीटीआई की भी कंसिडरेबल सीट्स हैं वहां पर, और अभी तक उन सीटों का अभी मुकम्मल फैसला भी नहीं हुआ जो 8 रुकनी बेंच ने किया था। तो जाहिर है
फिर ये कंसेंसस डेवलप हो जाएगा विद इन दी पार्लियामान के कौन होंगे नेक्स्ट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। काजी साहब, जब सिकंदर राजा को बनाया गया था तो उस वक्त भी इख्तलाफात थे, अब भी इख्तलाफात होंगे, वो हल हो जाएंगे, क्योंकि जो अपोजिशन लीडर हैं वो पहले तो मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वो मान ही जाएं, क्योंकि वो पहले भी तो मान गए हैं ना, तो अब वो हो सकता है मान जाए। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर आखिर में फैसला तो इलेक्शन कमीशन में ही आना है, वहां से होना है तो वहां से हो जाएगा, और जो हुकूमत चाहेगी वही हो जाएगा। क्योंकि पीटीआई के में अगर पीटीआई की पूरी क़यादत को इस वक्त काजी साहब देखें तो वो पार्टी को इस सतह पर ले आई है कि पार्टी के अंदर जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक, बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आने को है, क्योंकि हुकूमत भी यही चाह रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसको देखा जाए। जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आए तो अपनी 27वीं आईनी तरमीम जो है वो उसको असम्बली में ले आए और सेनेट से भी उसको पास करवा दे। और ये तो ये क़यादत का हाल है और पीटीआई का हाल है। इसी को अगर तनाज़र से देखा जाए तो लगता है कि बानी पीटीआई आइंदा 3 साल मुझे बाहर नजर आते हुए नजर नहीं आ रहे जेल से, वो जेल में ही रहेंगे। तो ये और जो क़यादत है वो जिस उस पर काम कर रही है, जिस तरह मामलात में जिस रवैये पे, उसी रवैये पे काम करती रहेगी, और उसमें जो आपस में इख्तलाफात जो हैं वो नजर आएंगे आपको बहुत जल्द काजी साहब। और हो सकता है कि अपोजिशन लीडर का चेहरा भी तब्दील हो, वो इसलिए कि अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बड़ा आ जाता है तो अपोजिशन लीडर भी जो है वो भी चेंज हो जाएगा। आपने देखा पहले भी ऐसा हुआ था, मैं तो कि राजा रियाज जो है वो अपोजिशन लीडर बने थे। मियां साहब देखें, कोई भी चेंज हो जाए, यहाँ पर अभी तो एक जिसे अंग्रेजी में लल कहते हैं आप, या एक तरह एक ठहरा हुआ है, फिलहाल ठहरा हुआ है, एक तलातुम जो हमें नज़र आता है टीवी स्क्रीनों पर, मगर ज़मीन पर अभी वो तलातुम नहीं है। मगर सवाल ये है कि सारी तब्दीलियों से मतलब काजी साहब को भी ले आए, दोबारा से इधर से तरमीम भी आप करवा लें, एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना लें, और अरे भाई इस मुल्क को, इसकी मैशत को तो चलना है ना। और इस मुल्क में जो महमत इशूज़ हैं, जो इतने बड़े इशूज़ हैं, जिसकी तरफ किसी की कोई यानी नहीं है नज़र, ना ही उसकी तरफ कोई देख रहा है। आपकी अभी हम बात भी करेंगे, हमारे साथ एक मैशदान होंगे, कल भी हमने बात की। तो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बात तो ये है कि हमें एक बड़े माशी बुरान से बाहर निकलना है। वो कोई तरमीमों के जरिए निकल आएगा, या नए इलेक्शन कमिश्नर के जरिए निकलेगा, या फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा तो निकल आएगा? नहीं, यहाँ हमें एक्सपोर्ट बनानी पड़ेगी, अपने कर्जे से निजात हासिल करनी पड़ेगी। और क्या ये जो डिस्पेंसेशन आज मौजूद है, इनमें से कोई एक काम करने की अहल है या नहीं है? तो करते रहें। जब तक तरमीमों से हमें खिलौने दे के बहलाया गया हूं तो खिलौने देते रहें, मगर असल में हमें इन तमाम इशूज से स्टेट उसकी आंखों में आंखें डाल के उनको ठीक करना पड़ेगा, वरना सारी बातें तो फारिग है। मियां साहब, डू यू एग्री? लेकिन काजी साहब देखें, वो मईशत तो एक सानवी इशू हो गया है, अब तो स्मोक का इशू जो है वो सबसे बड़ा है सर। और स्मोक का इशू ऐसा है कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लिखा है कि पंजाब और केपीके के लोगों को कि वो सिंध मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि जाहिर है जो पंजाब की क़यादत है वो तो जनेवा मुंतकिल हो गई है, और वो फिर लोगों को जो है वो सिंध मुंतकिल होने का इसलिए कि वहाँ मौसम जो है वो साफ है। चले मियां साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। जब तक समाज आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरह कराची मुंतकिल नहीं होती तो वक्ती तौर पर वहां भी मुंतकिल हो जाते